हाय स्टूडेंट्स, मैं निखिल रमन राजपाल सरल एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्योरी प्रोविजंस दूसरे वीडियो में कवर किए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन थ्योरी प्रोविजंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा। पहला जो एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो डील करता है प्रोविजन से व्हेन द एसएससी ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज, सो ही कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर एनी ऑफ द 2 प्रॉपर्टीज। द थर्ड प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इस इशू का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, आइए तो एग्जांपल में देखते हैं। गणेश हैज 3 houses, all of which are self occupied. The particulars of the houses for previous year 2019-20 are as under. 3 houses का डिटेल दिया हुआ है हम लोगों को, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पर एनम दिया हुआ है तीनों का, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेस वो दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, प्रॉपर्टी 2, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013 फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है 1,75,000 हाउस 3 में। इंटरेस्ट अब दोनों पर्पजेस के लिए अलग अलग क्यों दिया हुआ है वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि दोनों पर्पजेस के लिए लिमिट जो है वो अलग अलग है। उसके बाद वो कह रहा है कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड सजेस्ट विच हाउसेस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं आंसर में क्या बता रहा है। आंसर में लिखा हुआ है let us first calculate the income from each house property assuming that they are deemed to be let out। तीनों प्रॉपर्टीज का हम लोग इनकम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि तीनों लेट आउट किए हुए होंगे तो उनका इनकम क्या होगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तीनों के लिए कॉलमनर फॉर्म में स्टेटमेंट दिया गया है। पहले वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, उसके लिए जो स्टेप्स थे, एक्सपेक्टेड रेंट इज द जीएवी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि तीनों वो सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहा है तो तीनों में एक्चुअल रेंट कहीं पे भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही जीएवी माना जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू, जो दोनों में हायर अमाउंट होगा उसको हम लोग स्टेप 1 वैल्यू लेंगे और फिर उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसने भी यहाँ पे वही किया है। एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। फर्स्ट हाउस में हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था 3 लाख और फेयर रेंट दिया हुआ था 3,75,000। उन दोनों में से जो हायर होगा 3,75,000 को हम लोग स्टेप 1 वैल्यू लेंगे, उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट है 3,50,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, सो इन दिस केस आवर एक्सपेक्टेड रेंट विल बी रुपीज 3,50,000। सेकेंड हाउस में हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 3,60,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 2,75,000, तो जो स्टेप 1 वैल्यू होगा वो हो जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज रुपीज 3,60,000। उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट है 3,70,000, तो अगर हम लोगों का स्टेप 1 वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो हम लोग स्टेप 1 वैल्यू को ही एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे और हमारे केस में वो हो जाएगा रुपीज 3,60,000। हाउस 3 के लिए दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू रुपीज 3,30,000, फेयर रेंट रुपीज 3,80,000, तो स्टेप 1 वैल्यू हो जाएगा 3,80,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 3,75,000, तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट जो लेंगे वो स्टैंडर्ड रेंट को लेंगे एंड द अमाउंट विल बी रुपीज 3,75,000। तो ये हम लोगों का जीएवी आ गया तीनों केसेस में। उसके बाद हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका डिडक्शन देते हैं। हम लोगों को वो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था। हाउस 1 के लिए वो बता रहा है 12% ऑफ रुपीज 3 लाख कैलकुलेट किया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी अपना म्यूनिसिपल वैल्यू ही कंसीडर करती है म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए, तो 3 लाख का 12%, सेकेंड केस में इट विल बी 3,60,000 का 8% एंड थर्ड केस में इट विल बी रुपीज 3,30,000 का 6%। तो वो हम लोगों को दिया हुआ है रुपीज 36,000, 28,800 और 19,800। हम लोगों का एनएवी आ गया तीनों हाउसेस का 3,14,000, 3,31,200 और 3,55,200। उसके बाद हम लोगों को डिडक्शन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 24। पहले वो हम लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन देगा 30% ऑफ एनएवी, तो फर्स्ट केस में वो डिडक्शन आ रही है 94,200, सेकंड 99,360 और थर्ड हाउस में वो आएगा 1,06,560। उसके बाद है
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन। सेकंड हाउस में उसने कंसीडर किया है 55,000 और थर्ड हाउस में उसने कंसीडर किया है 1,75,000। अब इसमें उसने 30,000 और 2 लाख वाला लिमिट क्यों नहीं लगाया है? अब जो हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये अज्यूम करके कर रहे हैं कि दीज प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली लेट आउट। जो लिमिट्स हैं 30,000 की और 2 लाख की वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में है। लेट आउट के केस में वो लिमिट अप्लाई नहीं होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में पूरे ईयर में जितना भी इंटरेस्ट आपके लोन पे अक्रू होता है पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट लिया हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी में 55,000 का डिडक्शन और थर्ड में 1,75,000 का। ये डिडक्ट करने के बाद हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। फर्स्ट केस में 2,19,800, सेकंड केस में 1,76,840 और थर्ड केस में 73,640। अब ये था तीनों प्रॉपर्टीज का इनकम कंसीडरिंग देम एज लेट आउट प्रॉपर्टी। उसके बाद वो बोल रहा है गणेश कैन ऑप्ट टू ट्रीट एनी टू ऑफ द अबव हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसमें भी हम लोगों को अलग अलग ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। ऑप्शन 1 लिया हुआ है हाउस 1 एंड 2 आर कंसीडर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 3 इज डीम्ड टू बी लेट आउट। तो उसमें क्या होगा उस केस में? वो दे रहा है इफ हाउस 1 एंड 2 आर ऑप्टेड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी shall be हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसका जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा वो निल होगा, क्योंकि जब हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर करते हैं तो उसका NAV निल कंसीडर किया जाता है। और हाउस प्रॉपर्टी 1 में देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सो द नेट इनकम विल बी निल। हाउस प्रॉपर्टी 2 को अगर हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर करेंगे तो उसका NAV निल हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगा, पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। और जैसे कि हम लोग इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर रहे हैं और हाउस 2 के लिए जो लोन था वो रिपेयर्स के लिए लिया गया था, तो डिडक्शन का लिमिट लगाया जाएगा जो कि है मैक्सिमम 30,000 रुपीज। तो हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस 2 विल बी -30,000। दिस इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और थर्ड हाउस को अगर हम लोग डीम्ड लेट आउट कंसीडर करेंगे तो उसका नेट टैक्सेबल इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 73,640। सो नेट इनकम विल बी 43,640। हाउस 3 के नेट टैक्सेबल इनकम के सामने हाउस 2 का लॉस सेट ऑफ किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन वो दे रहा है हाउस 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2 डीम्ड टू बी लेट आउट। उसका इनकम कंप्यूटेशन उसने नीचे दिया है। हाउस प्रॉपर्टी 1 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर किया जा रहा है तो उसकी इनकम निल आएगी, वो हम लोग जानते हैं क्यों। प्रॉपर्टी 2 को अगर डीम्ड लेट आउट माना गया तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम आएगी 176,840। हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था नेट टैक्सेबल इनकम। हाउस 3 को अगर हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं तो उसका जो नेट इनकम होगा वो होगा -1,75,000, क्योंकि इसमें NAV को निल काउंट किया जाएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं आएगा। हाउस 3 में जो लोन लिया गया था वो परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख है। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर इज 1,75,000, तो 1,75,000 का डिडक्शन मिलेगा और नेट इनकम जो काउंट होगी वो -1,75,000 हो जाएगी। तो इसमें नेट टैक्सेबल इनकम आएगी वो हो जाएगा 1,840, जो कि आ रहा है 1,76,840 माइनस 1,75,000। हाउस 2 के नेट टैक्सेबल इनकम के सामने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 सेट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन वो दे रहा है ऑप्शन 3 हाउस 2 एंड हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 1 डीम्ड टू बी लेट आउट। इस केस में क्या होगा, अगर हाउस 1 को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जा रहा है तो जो इनकम होगी वो हो जाएगी 2,19,800, वो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी। हाउस प्रॉपर्टी 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा रहा है तो उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 30,000, वो देखा हम लोगों ने क्यों, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। हाउस 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा रहा है तो उसमें नेगेटिव इनकम आ जाएगी 1,75,000। दोनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आ रहा है 2,05,000, पर एक असेसी को ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर जो मैक्सिमम लिमिट है वो हो जाएगा ₹2 लाख। तो नेट टैक्सेबल इनकम जो ये केस में हो जाएगी वो हो जाएगी 19,800। हाउस प्रॉपर्टी 1 के इनकम के सामने हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 का इंटरेस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। ये अमेंडमेंट है, पहले सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन या सेट ऑफ मिलता था, अब हम लोग 2 हाउस प्रॉपर्टी का सेट ऑफ ले रहे हैं। ये ध्यान में रखनी है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नीचे अब उसने कंक्लूजन दिया है सिंस ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उसमें जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है तीनों प्रॉपर्टीज की वो कम से कम आ रही है 1,840 रुपीज। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो ज्यादा आ रही थी, इसीलिए वो बोल रहा है ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल। गणेश शुड ऑप्ट टू ट्रीट हाउस 1 एंड हाउस 3 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2 एज डीम्ड टू बी लेट आउट। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी ₹1,840 फॉर असेसमेंट ईयर 2021।
नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो डील करता है प्रोविजन ऑफ वैकेंसी से। अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, और उसी एग्जांपल में हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट का भी टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। तो उसका एग्जांपल ये रहा। Ganesh has a property whose municipal valuation is rupees 2,50,000 per annum. The fair rent is rupees 2 lakh per annum and standard rent fixed by Rent Control Act is rupees 2,10,000 per annum. इसमें पहले हम लोग expected rent कैलकुलेट करेंगे और expected rent कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता है पहले municipal valuation और fair rent को कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद जो step 1 वैल्यू आएगा उसे हम लोग standard rent से कंपेयर करेंगे। The property was let out for a rent of rupees 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31st Jan 2020. Unrealized rent was rupees 20,000 and all conditions prescribed by Rule 4 are satisfied. इसमें उसने दिया है कि जो एक्चुअल रेंट हम लोग पर मंथ चार्ज कर रहे हैं टेनेंट से वो है रुपीज 20,000 पर मंथ, पर जो टेनेंट है वो 31st Jan 2020 पे ही प्रॉपर्टी वैकेंट कर रहा है। फरवरी और मार्च के जो 2 मंथ्स होंगे उसमें प्रॉपर्टी वैकेंट है और उसमें ये भी क्लियर किया गया है कि 20,000 का जो रेंट है वो अनरियलाइज्ड है, मतलब टेनेंट ने हम लोगों को 20,000 का रेंट पे नहीं किया। उसके बाद आगे दिया हुआ है he paid municipal taxes at the rate of 8% of municipal valuation. Interest on borrowed capital was rupees 65,000 for the year. Compute the income from house property of Ganesh for assessment year 2021. अब इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो रही हैं, एक है लॉस ड्यू टू वैकेंसी और दूसरा है अनरियलाइज्ड रेंट। आइए तो देखते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा। आंसर में वो स्टेटमेंट दे रहा है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021। पहले उसने जीएवी कंप्यूट की है। स्टेप 1 उसने लिया है कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट और दे रहा है वो एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज रुपीज 2,50,000 एंड फेयर रेंट दैट इज रुपीज 2 लाख बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट ऑफ रुपीज 2,10,000 पर एनम। तो पहले 2,50,000 और 2 लाख में से हायर अमाउंट चूज किया जाएगा जो 2,50,000 है। उसके बाद उस 2,50,000 को हम लोग स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 के साथ कंपेयर करेंगे। विच एवर इज लोअर काउंट होगा तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है वो हो जाएगा 2,10,000। स्टेप 2 कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। Actual rent received or receivable for let out period less unrealized rent as per rule 4 is rupees 2 lakh minus 20,000। अब ये 2 लाख कैसे आया? हम लोगों ने जो लेट आउट किया है प्रॉपर्टी वो 1 अप्रैल 19 तो 31st Jan 20 तक लेट आउट किया है 10 मंथ्स के लिए और हमारा एक्चुअल रेंट जो पर मंथ था वो 20,000 है। सो 20,000 पर मंथ इंटू 10 मंथ्स कम्स टू रुपीज 2 लाख और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ था कि रुपीज 20,000 इज अनरियलाइज्ड। तो 2 लाख के रेंट में से हम लोगों को जो अनरियलाइज्ड अमाउंट है 20,000 वो हम लोग डिडक्ट करेंगे तो नेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज रुपीज 1,80,000। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये सेक्शन 23 में स्पेसिफिकली दिया हुआ था व्हेन द प्रॉपर्टी इज वैकेंट एंड द एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट एंड इफ द लॉस इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी देन एक्चुअल रेंट इवन दो द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट दैट लोअर अमाउंट विल बी टेकन एज जीएवी। अब इस केस में वो एक्सप्लेन कर रहा है हम लोगों को कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और स्टेप 4 में उसने एक्सप्लेन किया है इन दिस केस एक्चुअल रेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ रुपीज 2,10,000 owing to vacancy. Since had the property not been vacant the actual rent would have been rupees 2,20,000। अब ये कैसे कैलकुलेट किया उसने? इसमें जब भी हम लोगों को किसी सम में वैकेंसी दी हुई होती है तो हम लोगों को एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर करने के टाइम पे ऐसा अज्यूम करना पड़ता है कि एज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर ऑल द 12 मंथ्स। तो हम लोग पहले 20,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो वो आ जाएगा 2,40,000 और उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस की जाएगी तो 2,40,000 माइनस 20,000 द आंसर कम्स टू 2,20,000। वो ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है और उसने लिखा है कि अगर प्रॉपर्टी पूरे के पूरे ईयर के लिए लेट आउट की जाती तो हम लोगों को नेट एक्चुअल रेंट कितनी रिसीव होती? वो होता 2,40,000 माइनस 20,000 तो आता 2,20,000। और अगर ऐसा होता तो हम लोग 2,20,000 को एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 2,10,000 के साथ कंपेयर करते और एक्चुअल रेंट को ही जीएवी लेते। तो इस केस में हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है जो लॉस हुआ है 40,000 का 2,20,000 माइनस 1,80,000 40,000 का लॉस इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी। तो इस केस में हम लोग 1,80,000 को ही जीएवी लेंगे इवन दो द अमाउंट ऑफ दैट एक्चुअल रेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अगर इस केस में हम लोगों को लॉस ड्यू टू अदर रीजंस होता तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी लेने वाले थे, बट इसमें क्लियरली हम लोगों का जो लॉस है दैट इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी। वही उसने यहाँ पे मेंशन किया है 2,20,000 इज 1,80,000 जो एक्चुअल उसने रिसीव किया है
प्लस 40,000 जो वो नोशनल रेंट काउंट कर रहा है 2 मंथ्स का, बीइंग नोशनल रेंट फॉर फरवरी एंड मार्च 2020, देयरफॉर एक्चुअल रेंट विल बी जीएवी। उसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,80,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वो हम लोगों को परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था 8%। 8% को हम लोग म्युनिसिपल वैल्यूएशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो म्युनिसिपल वैल्यू वाज 2,50,000। 8% ऑफ 2,50,000 कम्स टू 20,000। 1,80,000 का जीएवी, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट किए जाएंगे। सो एनएवी कम्स टू रुपीज 1,60,000। उसके बाद सेक्शन 24 के डिडक्शंस दिए जाएंगे। फर्स्ट उसमें आएगा सेक्शन 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ रुपीज 1,60,000 विच कम्स टू 48,000। सेकंड आएगा सेक्शन 24B में डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और जैसे कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है इसके ऊपर इंटरेस्ट डिडक्शन का कोई भी लिमिट नहीं लगेगा। जितना भी करंट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट है उसका डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। सो रुपीज 65,000 इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 48,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस 65,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन, टोटल कम्स टू रुपीज 1,13,000। ये सेक्शन 24 में डिडक्शन दिया जाएगा। सो एनएवी 1,60,000 माइनस सेक्शन 24 डिडक्शन रुपीज 1,13,000। नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 विल बी रुपीज 47,000। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग कवर कर रहे हैं वो डील करता है सेक्शन 24B से। सेक्शन 24B में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये रहा। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, वन एट बॉम्बे वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स एंड द अदर एट दिल्ली विच इज अनऑक्यूपाइड। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन अ रेंटेड हाउस। इसने बताया हम लोगों को कि मिस्टर मानस के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं, एक बॉम्बे में जहां पे उसकी फैमिली स्टे करती है और दूसरा दिल्ली में जो अनऑक्यूपाइड है, और मिस्टर मानस खुद चंडीगढ़ में रह रहा है ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ये ध्यान देने वाली पॉइंट है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के वजह से चंडीगढ़ में रह रहा है, एंड दैट टू इन अ रेंटेड हाउस। फिर आगे वो बोल रहा है फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 30 lakhs एट 10% पर एनम ऑन 1 April 2018। ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फार। बॉम्बे हाउस के लिए डिटेल दिया हुआ है कि बॉम्बे में जो उसका हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए उसने हाउसिंग लोन लिया था रुपीज 30 lakhs का, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, और वो लोन 1 April 2018 पे लिया गया है। और उसके साथ वो ये भी क्लियर कर रहा है कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट अभी तक कुछ भी रीपे नहीं किया है। मतलब अभी भी हम लोगों को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट ईयर के लिए वो हम लोग रुपीज 30 lakhs पे ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ही हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 5 lakhs एट 11% पर एनम ऑन 1 October 2018 टुवर्ड्स रिपेयर्स के लिए भी उसने दिल्ली हाउस के लिए रुपीज 5 lakh का लोन लिया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम, और डेट ऑफ टेकिंग द लोन इज 1 October 2018। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच लोन। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हम लोगों से सेक्शन 24B में डिडक्शन का अमाउंट पूछा जा रहा है कि उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा। आइए तो देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे एंड दिल्ली। इसमें ये अमेंडेड प्रोविजन पे आंसर दिया हुआ है। हम लोगों ने प्रोविजंस में डिस्कस किया था कि अब असेसमेंट ईयर 2021 से हम लोग 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दिल्ली का हाउस प्रॉपर्टी है वो अनऑक्यूपाइड है, उस पे डीम्ड इनकम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ रहा है बिकॉज दैट दिल्ली हाउस प्रॉपर्टी इज अनऑक्यूपाइड ड्यू टू द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मिस्टर मानस चंडीगढ़ में एम्प्लॉयमेंट के पर्पस की वजह से रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है, जिसके वजह से उसका दिल्ली का हाउस अनऑक्यूपाइड है, तो डीम्ड इनकम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। हम लोग दिल्ली के अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही ट्रीट करेंगे, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के नेचर के अकॉर्डिंग बॉम्बे एंड दिल्ली दोनों हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकता है। आगे आंसर में एक्सप्लेन किया गया है सिंस नो बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय हिम फ्रॉम सच प्रॉपर्टीज एंड ही कैन नॉट ऑक्यूपाई सच प्रॉपर्टी ड्यू टू द रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एट चंडीगढ़ वेयर ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस। उसके बाद कंप्यूटेशन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2021। पहले इसमें बॉम्बे के हाउस प्रॉपर्टी के लोन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन
एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ₹30 लाख इंटू 10%, तो वो आ रहा है 3 लाख। बट हम लोगों को पता है कि अगर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया जा रहा है एंड द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट का लिमिट है वो ₹2 लाख है। तो यहाँ पे भी उसने इंटरेस्ट के डिडक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया है ₹2 लाख पे। सेकंड, उसने जो लोन लिया है दिल्ली के हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो उसने लिया है रिपेयर्स के पर्पस के लिए। उसपे पहले वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ₹5 लाख इंटू 11%, तो वो आ रहा है ₹55,000। बट अगेन हम लोग जानते हैं कि अगर रिपेयर्स, रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी लोन लिया जा रहा है तो उस पे जो इंटरेस्ट का मैक्सिमम अमाउंट हम लोगों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए मिलता है वो है ₹30,000। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट करंट ईयर के लिए काउंट हो रहा है वो है ₹2 लाख प्लस 30,000 विच कम्स टू ₹2 लाख 30,000। पर अगेन इसके ऊपर भी एक लिमिट लगेगा जो दिया हुआ है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन 1 एंड 2 अबव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। असेसी को एक प्रीवियस ईयर के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ₹2 लाख के ऊपर डिडक्शन नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट का, तो वो यहीं पे क्लियर कर रहा है। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो मिस्टर मानस को असेसमेंट ईयर 2021 के लिए मिलेगा वो हो जाएगा ₹2 लाख। नेक्स्ट एग्जांपल जिस प्रोविजन से डील करता है वो प्रोविजन है व्हेन द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द म्युनिसिपल टैक्सेस आर आल्सो पेड आउटसाइड इंडिया, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। आइए तो एग्जांपल देखते हैं। Rajesh, a British national, is a resident and ordinarily resident in India during the previous year 2019-20. He owns a house in London which he has let out at £10,000 per month. The municipal taxes paid to the Municipal Corporation of London is £8,000 during the previous year 2019-20. The value of £1 in Indian rupees to be taken at ₹92.50. Compute Rajesh net annual value of the property for the assessment year 2020-21. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बता रहा है कि मिस्टर राजेश ब्रिटिश नेशनल है पर वो प्रीवियस ईयर 1920 में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगराइज हो रहा है, और वो बता रहा है कि उसका एक लंदन में हाउस प्रॉपर्टी है जो उसने वहां पे £10,000 पर मंथ के रेंट पे लेट आउट किया है। £8,000 म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा है। वो हम लोगों से प्रीवियस ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 मिस्टर राजेश, अ ब्रिटिश नेशनल, इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, देयरफॉर income received by him by way of rent of the house property located in London is to be included in the total income in India। क्योंकि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, इसीलिए उसका लंदन में सिचुएटेड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी हम लोग यहाँ के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। और वो कह रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन लंदन इज टू बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि सेक्शन 23 में जो एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर विल बी गिवन एज डिडक्शन। और उस प्रोविजन में एक ये भी पॉइंट है कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और आउटसाइड इंडिया भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए जा रहे हैं तो आपको इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंडर फॉरेन में पे किए हुए म्युनिसिपल टैक्सेस का भी डिडक्शन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वो बता रहा है कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राजेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021। पहले उसने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया है £10,000 into 12 months into ₹92.50। ये एक्सचेंज रेट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि £1 is equal to ₹92.50। तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रहा है 1,11 लाख रुपीस। उसके बाद उसने म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन दिया है £8,000 into ₹92.50, 7,40,000। तो उसका जो नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूट हो रहा है वो है ₹1,03,60,000। तो ये थे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके प्रोविजंस हम लोगों ने दूसरे वीडियो में कवर किए थे जो मैं आपको इनिशियली बता दिया था कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।